नमस्कार दोस्तों। टॉपर्स टेस्ट ऐप पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लासों में हमने वर्ण विचार टॉपिक, संधि टॉपिक ये पूरे कर लिए थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है उपसर्ग। अब जो उपसर्ग है उस वो जो है शब्द है, इस शब्द का प्रकृति प्रत्यय क्या है? तो उपसर्ग शब्द में उपसर्ग है, सृज धातु है और घय प्रत्यय है। उपसर्ग पूर्वक सृज धातु और घय प्रत्यय से मिलकर के उपसर्ग शब्द बनता है। ठीक है। अब ये जो उपसर्ग है, ये उपसर्ग कुल 22 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निश, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उद, अभि, प्रति, परि, उप। ये 22 उपसर्ग किसी भी धातु में या किसी भी क्रिया में या फिर किसी भी शब्दांश में जिसमें भी ये जुड़ते हैं, उसके अर्थ में कौन कौन नया परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है। अर्थात उस शब्द को विशेष बना देते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो शब्दांश में जुड़ करके या फिर क्रिया में जुड़ करके ये उसके अर्थ में कुछ विशेष जो है परिवर्तन कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। अब ये जो उपसर्ग है, इनके बारे में एक एक करके हम जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं उपसर्ग शब्द की व्युत्पत्ति। तो इसमें उपसर्ग है, सृज धातु और घय प्रत्यय है। ठीक है। अब इसकी बहुत बड़ी प्रक्रिया है कि उपसर्ग कैसे बनता है। तो जैसे मान लो उपसर्ग, तो उपसर्ग हो गया, सृज क्या हो गई? धातु हो गया, और घय क्या हो गया? प्रत्यय। ठीक है। इस घय प्रत्यय में क्या होता है? इस घ की संज्ञा हो जाती है, यह की संज्ञा हो जाती है, और क्या शेष बचता है? ऐ। अब यह की संज्ञा हलंत्यम से हो जाती है, घ की संज्ञा किससे हो जाती है? लसक होता है द्वितीय से, और तब जाकर के अशेष बच जाता है। इस स्थिति में अब जहां पर भी यह की संज्ञा होती है, उस यह की संज्ञा होने के कारण ये जो श्री में जो री है, इस री का गुण हो जाता है। और गुण क्या होगा इसका? अर गुण होगा। क्या गुण होगा? अर। क्या गुण हो जाएगा? अर गुण हो जाएगा। अब ये अर का जो र है, वो र क्या हो जाएगा? इस जय के ऊपर चल जाएगा। किसके ऊपर चल जाएगा? जय। अब ये जय है, इसका कुत्त हो जाएगा। ठीक है। चौकु एक सूत्र आता है, उस चौकु सूत्र से इस जय के स्थान पर क्या हो जाएगा? कुत्त होकर के ग हो जाएगा। ठीक है। और ग में ये अ मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो है उपसर्ग ये हमारा शब्द की व्युत्पत्ति होती है। लेकिन इतनी चीजों को आपको नहीं जानना है, केवल मोटा मोटा याद रखना है कि उपसर्ग आश्रित धातु है, घय प्रत्यय है। ठीक है। तो उपसर्ग का जो दूसरा अर्थ जो है, इसका तात्पर्य क्या होता है? कि दूसरा निर्माण करना। ठीक है। सृज धातु का अर्थ है उत्पत्ति या रचना या फिर निर्माण करना। ठीक है। सृज धातु का अर्थ नई रचना करना, इसलिए इसका ये अर्थ बताया है। उपसर्ग शब्द हमेशा कौन से लिंग में होता है? पुल्लिंग में। क्यों होता है? क्योंकि घय प्रत्यांत जो शब्द है, वो घय प्रत्यांत शब्द हमेशा भाववाचक पुल्लिंग में चलते हैं। ठीक है। तो उपसर्ग हमेशा किससे जुड़ेगा? क्रिया से जुड़ेगा, धातु से जुड़ेगा, और ये किस अर्थ में होता है? भाव अर्थ में होता है। ठीक है। अर्थात वे शब्दांश जो क्रिया के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग कितने होते हैं? कुल 22 उपसर्ग होते हैं। कौन कौन से? भी मैंने बताया था, प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निश, निर, दुष, दुर, वि, आंग, नि। है ना? दुष, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ये कुल कितने उपसर्ग है? 22 उपसर्ग। तो कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि उपसर्ग कति? तो द्वाविंशति। ये याद रखना है आपको कि उपसर्ग 22 है। अब पहला जो उपसर्ग है प्र, इसको समझते हैं। इस प्र उपसर्ग का जो अर्थ है वो होता है विशिष्ट या फिर तार्किक। या तो विशिष्ट या फिर तार्किक। अब ये जो प्रेजते जो रूप बना है, इस प्रेजते में
प्र तो उपसर्ग है और एजते ये क्रिया है। ठीक है, और तब जाकर के क्या बना है, प्रेजते बना है। अब प्रेजते कैसे बना है, यहाँ पर रूप हुआ है, क्या हुआ है, पर रूप होकर के प्रेजते, ये हम संधि में पहले ही पढ़ चुके हैं, पर फिर भी मैं एक बार ध्यान रखने की दृष्टि से। अब ये प्रज्ञा है, इस प्रज्ञा में क्या है, इस प्रज्ञा में प्र तो उपसर्ग है और ज्ञा क्या है, धातु है, और ज्ञा धातु का रूप होकर के ज्ञा बन जाता है, तो प्रज्ञा है। इस प्रकार से प्रतापी, अब प्रतापी में क्या है, प्र तो उपसर्ग है और तापी ये मूल शब्द है। इस प्रकार से प्रमत्त में प्र तो उपसर्ग है और मत्त है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो दूसरा उपसर्ग आता है वो आता है परा उपसर्ग, और परा का अर्थ होता है विपरीत। ठीक है, जैसे जीतना, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, हारना। ठीक है, तो ये जीता है और इसमें परा उपसर्ग। ठीक है, तो जीता है में जी धातु और कत प्रत्यय होकर के परा धन जीता है, क्या बन जाएगा, पराजीता है। ठीक है, तो कैसे परा धन भवती, क्या बन जाएगा, पराभवती। ठीक है, इस प्रकार से पराधन जय, पराजय। इस प्रकार से पराधन मर्ष, परामर्श। ठीक है, तो इन सब में कौन सा उपसर्ग है, परा उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है, परा उपसर्ग। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसी प्रकार से अप उपसर्ग, अप का अर्थ होता है बुरा या विपरीत। जैसे कार, कार में अप जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, अपकार, अपधन कारह। इस प्रकार से अपधन कर्षः, अपधन मानम। ठीक है, अपधन इक्षा, अपधन इक्षा, क्या बन जाएगा, अपेक्षा। इसी प्रकार से सम उपसर्ग है। ठीक है, कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग। तो सम उपसर्ग का जो अर्थ होता है वो होता है सहित या साथ। जैसे समधन भाषणम, समधन भाषणम। अब यहां पर मैं का क्या हो गया, अनुस्वार हो गया, हम संधि में पढ़ चुके हैं। पर इस समझाने की दृष्टि से कि सम उपसर्ग पूर्वक भाषणम, तो इस संभाषणम में कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग। ठीक है, इसी प्रकार से समधन तुष्टि, समधन तुष्टि, क्या बन जाएगा, संतुष्टि। उस प्रकार से समधन अन्वय, ये क्या बना है, समधन अन्वय। उस प्रकार से समधन गति, समधन गति। तो इन सब में कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग। ठीक है, सम उपसर्ग में क्या है कि जो मैं है इसका अनुस्वार दिखाई देगा आपको। जहां पर भी अनुस्वार दिखाई दे वहां आपको समझना है किसमें कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग। उसके बाद जो अपना उपसर्ग है वो है अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे या पश्चात, बाद में। ठीक है, बाद में भी इसका अर्थ होता है अनुकरणम। तो अनुपसर्ग पूर्वक कर्णम। ठीक है, तो वो जो है कैसे पूछ सकता है कि अनुकरणम इसका रूप क्या बनेगा, तो आपको बताना है अनुकरणम। या फिर पूछता है कि अनुकरणम इत्यत्र कौन सा प्रत्यय है, तो अनु उपसर्ग है ना, उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है, अनुपसर्ग। इसी प्रकार से अनुधन भव, अनुधन भव, क्या हो जाएगा, अनुभव। इस प्रकार से अनुधन जा, अनुजा, अनुधन जाह, अनुजाह। अनुधन सारह, अनुसारह। ठीक है, तो ये हुआ अनुपसर्ग।
अनुपसर्ग के बाद में जो प्रत्यय आता है हमारा, वो आता है औ। तो औ का अर्थ होता है विपरीत या विशेष। जैसे औधन तारः, तो क्या बन जाएगा? अवतारः। ठीक है, औधन तारः, अवतारः। इस प्रकार से औधन तिष्ठति, अवतिष्ठति। ठीक है, औधन तिष्ठति। तो अब ये जो तिष्ठति, इसमें स्था धातु ओ करके तिष्ठति रूप बनता है। ठीक है, और औपसर्ग लगा है इसमें। औधन्नति, अवन अवनति, क्या बन जाएगा? अवनति। इसी प्रकार से औधन सीदति, तो क्या बन जाएगा? अवसीदति। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कौन सा उपसर्ग हुआ? औपसर्ग। औपसर्ग के बाद में जो उपसर्ग है, वो उपसर्ग है हमारा निस। निस का अर्थ होता है रहित या अभाव। तो निष्धन छल है, निश्छल, निधन छल है। ठीक है, या फिर निधन छल है। तो यहाँ निष्धन फलम, निष्फलम, निष्धन कर्षः, निष्कर्षः। ठीक है, अब यहाँ ये याद रखना है आपको कि जैसे मान लो ये निश्चल है, ये निष्फल है, निष्कर्ष है, निष्कृति है। तो यहाँ उपसर्ग कौन सा है? तो उपसर्ग कौन सा है? निस उपसर्ग। जिसे यहाँ समझाऊं मैं आपको, निस उपसर्ग, ये याद रखना है, निस उपसर्ग है। अब यहाँ देखो, कहीं पे मूर्धन्य श हो गया, कहीं पे तालव्य श हो गया, है ना, कहीं मूर्धन्य हो गया, लेकिन उपसर्ग कौन सा है? निस। ये याद रखना है आपको कि निस उपसर्ग। इसी प्रकार से दूसरा, इसके बाद में जो उपसर्ग है वो है निर। निर का अर्थ ही वही होता है रहित या अभाव। तो निर्गमनम, निर्वाह, निर्मूलम, निर्णय। अब यहाँ निर उपसर्ग जहाँ है, वहां र आ रहा है। क्या आ रहा है? ऊपर र आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो निस उपसर्ग था, उसमें सब जगह श आ रहा है, चाहे वो तालव्य श है, चाहे वो मूर्धन्य श है। ये अंतर है दोनों में, निस और निर में। निर में तो र आएगा ऊपर, और निस में स आएगा। स चाहे वो तालव्य हो या फिर मूर्धन्य हो, ये याद रखना। उसके बाद अगला उपसर्ग है दुष। दुष का अर्थ है बद या बुरा। तो दुष्कर्म, दुष्तरम, दुष्करह या दुषह। इस प्रकार से अगला जो उपसर्ग है वो है दुर। दुर्गति, दुरवस्था, दुर्देवम, दुर्गह, दुराशा। अब यहाँ ये याद रखना है आपको कि जहां दुर उपसर्ग होगा वहां र आएगा, और जहां दुष उपसर्ग होगा वहां पे श आएगा, चाहे वो स दंते हो या फिर मूर्धन्य हो, है ना, या फिर दंते हो, या फिर विसर्ग भी आ सकता है। जो दुष उपसर्ग है वहां विसर्ग भी आ सकता है, लेकिन दुर उपसर्ग में हमेशा र ऊपर आएगा, है ना, ये याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा जो उपसर्ग है वो है वी। तो वी का अर्थ होता है विपरीत या विशिष्ट। तो यहां जो दिया है वो दिया है विचार है, विचार है, विशेष है, विचित्रम, विकृति, विचक्षण। तो यहाँ स्पष्ट दिख रहा है वी। कौन सा उपसर्ग? वी। जहां वी दिखाई दे वो कौन सा उपसर्ग है? वी उपसर्ग। इसी प्रकार जो उपसर्ग है हमारा आंग, आंग उपसर्ग का आशेष रहता है। आंग उपसर्ग का क्या शेष रहता है? आ। ठीक है, तो आंग का तात्पर्य आप आ मानिए। उसके बाद उपसर्ग, इसका अर्थ है तक या पर्यंत। तो जैसे आदर है, अब आदर में कौन सा उपसर्ग है? आंग उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है? आंग उपसर्ग है। अब जहां जहां आंग उपसर्ग है वहां आपको आ दिखाई देगा, ये विशेष ध्यान रखना है। आ गमनम, आ लाप है, आ नयति। तो आदर है, आगमनम, आलाप है, आनेति। कौन सा उपसर्ग है? आंग उपसर्ग। इस प्रकार से अगला उपसर्ग है नी। नी का अर्थ होता है विपरीत या विशिष्ट। तो निवारणम, निशांत है, निपुण है, निरोध है। ये याद रखना है आपको बस, कि जहां जहां नी उपसर्ग आएगा
तो उसके आगे कौन सा नी आ रहा है? ये नी आ रहा है। तो नि से संबंधित देखो तीन उपसर्ग हो गए, निस, निर और नी। तीनों में ध्यान रखना है। जहां निर उपसर्ग होगा वहां ऊपर र आएगा, जहां निस होगा वहां स आएगा। ठीक है, चाहे वो तालव्य स हो, चाहे वो दंत्य स हो, या फिर मूर्धन्य स हो। और जहां नि उपसर्ग आएगा वहां कुछ नहीं आएगा, केवल नहीं आएगा। अब यहाँ निरोध है, अब यहाँ नि उपसर्ग है। ठीक है, कैसे पता चला किस में कौन सा है? छोटा नी है। यदि इसको हम बड़ा नी लिख करके लिखते तो फिर इसमें निस या निर हो जाता, लेकिन वो अशुद्ध रूप होता। ये विशेषता है। इसके बाद उपसर्ग है हमारा अधि। अधि का अर्थ होता है में या फिर अंदर। तो अधिकारी, अधिकरणम, अधिष्ठाता, अधिकायः, अधिकारः। ठीक है, ये याद रखना है। अधि में समझ में आ ही रहा है। उसी प्रकार उसके बाद अपि। अपि का अर्थ होता है भी। अपि हितः, अपि वृत्तः, अपि धत्ते, अपि तु, अपि बद्ध। अपि स्पष्ट समझ में आ रहा है। अति। अति का अर्थ है अधिकता या ज्यादा। तो अति गुणः, अत्यल्पः, अतिक्रमणम, अतिकायः। ठीक है, उसके बाद जो उपसर्ग है हमारा वो है सु। सु का अर्थ होता है अच्छा, जैसे सुधीति, स्वल्प है। ठीक है, तो स्वल्प है में कैसे पता चल रहा है? तो यहाँ होगा सुधन अल्प है। सुधन अल्प है क्या बन जाएगा? स्वल्प है। सुशोभते। ठीक है, स्वेच्छा। ठीक है, स्वेच्छा। स्वेच्छा में सुपसर्ग नहीं है। ठीक है, स्वेच्छा में सुपसर्ग नहीं है, ये विशेष ध्यान रखना है आप। उसी प्रकार से सुधन आगतम, सुधन आगतम, सुधन आगतम क्या बन जाएगा? स्वागतम। सुधन आगतम क्या बन जाएगा? स्वागतम। बताइए स्वागतम में कौन सी संधि है? मैंने पढ़ाया था आपको कि जहां ई उ रील रे के स्थान पर ये वर एल होता है, कौन सी संधि होती है? यण संधि। उ के स्थान पर क्या हो रहा है? यहाँ व हो रहा है, सुधन आगतम। ये विशेष ध्यान रखना है, स्वेच्छा में सुपसर्ग नहीं है। ठीक है। उत। उत का अर्थ होता है ऊंचा या ऊपर। तो देखो उज्ज्वल, यहाँ उत उपसर्ग है, तो क्या बन रहा है ये? उत्धन, उत्धन ज्वल है, उत्धन ज्वल है। उत्पत्ति या उत्पत्ति, है ना? उत्पत्ति या उत्पत्ति। तो उत्धन पत्ति, उत्पत्ति। उत्तम। ठीक है, उत्क्षेपणम, उत्धन क्षेपणम, उत्क्षेपणम। उसके बाद उपसर्ग है अभि। अभि का अर्थ होता है सम्मुख या सामने। तो अभिमान, अभिमान, अभिदान, अभिद्रोह, अभिक्रम। स्पष्ट समझ में आ रहा है? अभि उपसर्ग। प्रति। प्रति का अर्थ होता है की ओर, विपरीत या विशिष्ट। तो प्रतीक्षा, प्रत्येक है। तो प्रत्येक में क्या है? प्रतिधन एक है, प्रतिधन एक है, प्रत्येक है। प्रतिकार है, प्रतिहार है। अब यहां प्रतीक्षा में देखो, प्रतिधन इच्छा, प्रतिधन इच्छा, प्रतीक्षा। इसी प्रकार से अगला जो उपसर्ग है वो है परि उपसर्ग। परि का अर्थ होता है चारों ओर। परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। ठीक है, परि का अर्थ चारों ओर या संपूर्ण। जैसे परीक्षा, परीक्षा में परिधन, परिधन इच्छा, परिभवती, परिज्ञानम, पर्युदास। अब पर्युदास में क्या है? पर्युदास में परिधन उदास,
बताइए कौन सी संधि हो रही है? यण संधि। ई के स्थान पर क्या हो रहा है? य। यण संधि। अगला उपसर्ग है हमारा उप उपसर्ग। तो उप का अर्थ है समीप या दूसरा। तो जैसे उपविशति, उपविशति, उपगच्छति, उपक्रमण, उपग्रह। उप उपसर्ग स्पष्ट समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे कुल कितने उपसर्ग हो गए? 22 उपसर्ग। तो 22 उपसर्ग के बारे में हमने अच्छी तरह से जाना। प्रत्येक उपसर्ग के बारे में एक एक करके हमने समझा। इस प्रकार से दोस्तों पढ़ते रहिए। फिर अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।